हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11 की ज्योग्राफी वाली जो बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। क्या नाम है? भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत अच्छी पुस्तक है। जहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो आप एनसीईआरटी से जितने भी चैप्टर हैं उनका अच्छे से अध्ययन करें और उनको अच्छे से याद करके जाएं, जिससे कि परीक्षा में आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। धरातल पर दिखाई देने वाली समस्त भू आकृतिक आकृतियों को दो प्रकार के बल से बनी है। तो जितनी भी धरातल पर हमें आकृतियां दिखाई दे रही हैं, वो दो प्रकार के बल से बनी है। बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल। देखिए, अंतर्जनित शक्तियां धरातल को उठाती रहती हैं और बाह्य शक्तियां लगातार उन्हें समतल करती रहती हैं। तो पृथ्वी पर जितनी भी हमें भू आकृतियां दिखाई देती हैं, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं और आपका पठार हैं, वो सारी भू आकृतिक जो संरचनाएं हैं, वह दो प्रकार के बल से बनी होती हैं, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल। इस अध्याय में हम विशेष रूप से बाह्य प्रक्रियाओं जैसे अनाच्छादन, अपरदन, बृहद संचलन आदि का अध्ययन करेंगे। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? अनाच्छादन, अपरदन और बृहद संचलन। चलिए बात करते हैं। स्थल आकृतियों का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उनका रूप लगातार परिवर्तित होता रहता है। स्थलाकृतियों के स्वरूप के परिवर्तन में कुछ शक्तियां लगी हैं। इन शक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। तो स्थलाकृतियों का जो निर्माण हुआ है, वो सामान्यतः दो प्रकार की शक्तियों के द्वारा निर्माण होता है। एक है आंतरिक शक्ति और दूसरी है बाह्य शक्ति। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अंतर्जनित प्रक्रिया और दूसरी है बहिर्जनित प्रक्रिया। अंतर्जनित प्रक्रिया में पटल विरूपण और ज्वालामुखी मुखीयता यानी ज्वालामुखीयता और पटल विरूपण दोनों को शामिल किया जाता है। जबकि बहिर्जनित प्रक्रिया में अनाच्छादन को शामिल किया जाता है। अनाच्छादन में क्या आता है? अपक्षय और बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन और परिवहन, ये सब किसके प्रकार हैं? अनाच्छादन के प्रकार हैं। अगर हम बात करें अपक्षय के बारे में, तो अपक्षय तीन प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं: अंतर्जनित प्रक्रियाएं और बहिर्जनित प्रक्रियाएं। अंतर्जनित प्रक्रिया में क्या आता है? पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी का निर्माण होना, पटल का विरूपण होना। बहिर्जनित प्रक्रियाओं में क्या होता है? अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब होता है कि जो परतें हैं उनका बदलाव होना। और बदलाव किस तरह से होता है? अपक्षय के द्वारा होता है, बृहद क्षरण के द्वारा होता है, संचलन के द्वारा होता है, अपरदन के द्वारा होता है और परिवहन के द्वारा होता है। अपक्षय को तीन भागों में बांटा जाता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय के रूप में इसको बांटा जाता है। चलिए बात करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनित प्रक्रिया कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनित प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। धरातलीय शैलों का विघटन मुख्य रूप से मौसम के तत्वों के प्रभाव का ही परिणाम है। जैसे तापमान में बदलाव, वर्षा, पाला, कोहरा, बर्फ के मौसम के तत्व प्रमुख हैं। यानी धरातलीय जो शैल हैं, चट्टानें हैं, उनके विघटन का कारण होता है तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा और बर्फ। धरातल की शैलें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनका अपक्षय होना क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, यानी चट्टानों के टूटने की जो क्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? अपक्षय क्रिया के नाम से हम जानते हैं। विघटन तापमान में परिवर्तन पाले के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया में शैलें टुकड़ों में बिखर जाती हैं। और अपघटन की प्रक्रिया में शैलों के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो अपघटन की जो प्रक्रिया है, उसमें जो चट्टानें होती हैं उनमें क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और विघटन का कारण क्या होता है? विघटन जो है वो तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से विघटन होता है।
जब विघटन होता है तो चट्टानें क्या होती हैं, टुकड़ों में बिखर जाती हैं। और अपघटन की प्रक्रिया में जो शैलों के अंदर क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अपक्षय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, तीसरा है जैविक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। आगे हम बात करें शैलें यानी चट्टानें सामान्यतः ताप की कुचालक होती हैं। अधिक गर्मी के कारण शैलों की बाहरी परतें जल्दी से फैल जाती हैं, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती हैं। क्रमिक रूप से फैलने और सिकुड़ने से शैलों की जो बाहरी परत का जो मुख्य भाग है वह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्योंकि भीतरी परत पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपरी परत जो है वो तापमान अधिक होने में फैल जाएगी, फिर तापमान कम होगा सिकुड़ जाएगी। तो फैलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है उससे शैलों की जो बाहरी परत है वो मुख्य भाग से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया में शैलों की परतें प्याज के छिलकों की तरह उतरती चली जाती हैं और इसे अपशल्कन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अपशल्कन की प्रक्रिया हम इसको कहते हैं। यानी जिस तरह से प्याज के छिलके प्याज से अलग होते हैं, उसी तरह से चट्टानों की जो ऊपरी परत है वो प्याज के छिलकों की तरह अलग हो जाती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव लौह खनिज पर देखा जाता है। आर्द्र वायु में स्थित ऑक्सीजन शैलों के लौह कणों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। इससे लोहे के पीले या लाल ऑक्साइड बन जाते हैं और इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। अगला पॉइंट है जल योजन की प्रक्रिया से शैलों के खनिजों में जल अवशोषित हो जाता है। जल के अवशोषण से शैलों का आयतन बढ़ जाता है और उनके कणों की आकृति समाप्त हो जाती है। उदाहरण जल योजन के द्वारा फेल्सपार नाम के खनिज कैओलिन मृदा में बदल जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कैओलिन मृदा कैसे बनती है। तो जल योजन का मतलब होगा कि नमी के कारण, जल के घुलने के कारण जो फेल्सपार नामक जो खनिज है वो किसमें बदल जाता है, कैओलिन मृदा में बदल जाता है। कार्बोनेटीकरण प्रक्रिया से अनेक प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं। इनमें से कुछ पानी में घुलनशील होते हैं। उदाहरण जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल चूने की प्रवेश शैलों से गुजरता है तो शैलों के जोड़ कार्बनिक अम्ल की क्रिया से चौड़े हो जाते हैं। तो कार्बोनेटीकरण का मतलब होता है कि कार्बोनेट के बनने से जो शैलें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन का अभाव है तो दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर नीचे रुद्ध जल के या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ऑक्सीकृत खनिज यानी ऐसी जगह हो जहां पर ऑक्सीजन का कमी हो तो वहां पर दूसरे प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया शुरू होगी। और ऐसा कहाँ होता है, भूमि जल स्तर के नीचे होता है, रुद्ध जल या जल प्लावित क्षेत्रों में यह पाया जाता है। न्यूनीकृत होने पर लोहे का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है उन स्थानों पर लोहा जो है वो लाल रंग में या हरे या आसमानी धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट है बृहद संचलन। बृहद संचलन के द्वारा वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव की वजह से ढाल के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। तो जो चट्टान का जो मलबा है वो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण नीचे की ओर गिर जाता है, उसे बृहद संचलन कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वायु जल हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल और हिम को ले जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण भी मलबा क्या होता है, अलग हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारे देश में मलबा के भूस्खलन हिमालय में घटित होते हैं। कहाँ पर घटित होते हैं, हिमालय क्षेत्र में घटित होते हैं। इसकी विभिन्न वजह हैं। सबसे महत्वपूर्ण वजह हिमालय का विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय होना है। तो जो हिमालय है लगातार अपनी ऊंचाई में वृद्धि करता आ रहा है, तो उसके कारण जो है वो भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन के कारण बहुत सारी हानियां भी हो जाती हैं, बहुत सारे प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारे देश में भूस्खलन देखा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर को फास्टली रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, समय समय पर आपको ये चैप्टर मिलते रहेंगे। और नमस्कार, धन्यवाद।